हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है बदलती सांस्कृतिक परंपराएं। इस चैप्टर को यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सारी चीज़ें जो इसमें इंपॉर्टेंट है सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए, हमारे टोटल 7 चैप्टर हैं। इसमें से चैप्टर 1, 2, 3, ठीक है, 3, 4 ये हमने करा दिए। आज हम चैप्टर 5 करा देंगे, फिर आपके केवल 2 ही चैप्टर बचेंगे और इसको भी हम जल्दी करा देंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ये आप सभी जानते ही हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है और क्लास 11 ESP जैसा ये लिखा हुआ है सेम ऐसे ही आपको वहाँ पे टाइप कर देना है। आपके सामने हमारा ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है, इस नाम से आप मुझे सर्च करके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो डिटेल नोट्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट में फ्री में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। इसके बाद हमारी वेबसाइट पहले नंबर पे ही आ जाएगी, उसको क्लिक कर देना है तो आपके सामने वेबसाइट का होम पेज आएगा। फिर क्लास 11th में आपको जाना है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट में जाना है। सब्जेक्ट के बाद ऐसी टेबल आएगी। चैप्टर वाइज नोट्स के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। चैप्टर वाइज MCQ के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैप और इमेज वाले क्वेश्चन के लिए आपको नीचे टेबल दे रखी है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट में फ्री में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यूरोप के बारे में। यूरोप जो है, इसमें जो भी परिवर्तन आया था, ठीक है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन आए थे, पूरे चैप्टर में हमें उसको ही डिस्कस करना है। वैज्ञानिक क्रांति हुई, उसको भी डिस्कस करना है। तो क्या क्या सांस्कृतिक परिवर्तन हुए वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर डिटेल में दे रखी है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, मान लो आप अगर भारत की भी हिस्ट्री पढ़ते हो, तो इतिहास को हम आसान बनाने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 3 हिस्सों में, ताकि हम आसानी से समझ सकें। तो वो जो हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट है उसका, इसको हम कहते हैं प्राचीन इतिहास, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा जो है वो बोला जाता है मध्यकालीन इतिहास, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। तीसरा होता है आधुनिक इतिहास, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस तरीके से हम हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। सिंपल है। इसमें हमको ये जो यूरोप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। आधुनिक इतिहास बिल्कुल जो अभी का इतिहास है, पिछले कुछ वर्षों का इतिहास है, ठीक है, पिछले 500, 700, 400 सालों का अगर जो इतिहास है उसको हम देखें तो वो सब आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में जो यूरोप के अंदर जो चेंजेस हुए थे, जो बदलाव हुए थे, इसको हमें इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे सामने विश्व का मानचित्र है तो उसमें हमें यूरोप को ढूंढना है। कहाँ पे यूरोप होगा? तो देखिए, सारे महाद्वीप आपके सामने यहाँ पे हैं। इसकी बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है और नीचे अंटार्कटिका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया है ये आपका हो जाता है यूरोप, ठीक है। इसी के बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, यही हमको मैप में पता होना। देखिए, क्या हुआ कि यूरोप के जो ज्यादातर देश थे वहां पे नगरों की संख्या बढ़ने लगी। जब नगरों की संख्या बढ़ने लगी तो वहां पे एक अलग प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा। जाहिर सी बात है, जब नगर बसेंगे, नगरों की संख्या बढ़ेगी तो नगरीय संस्कृति भी आएगी, ठीक है। तो यही संस्कृति जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जो लोग नगरों में रहते थे, जो लोग शहरों में रहते थे, वो अपने आप को ज्यादा सभ्य मानते हैं गाँव के लोगों से, क्योंकि उनको लगता है कि गाँव के लोगों से वो ज्यादा समझदार हैं, सभ्य हैं, ठीक है, ऐसा ये मानने लगे थे। नगर जो है वो कला और ज्ञान के केंद्र बन रहे थे। अब यहाँ पे आपके सामने ये जो फ्लोरेंस और वेनिस है, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हमको इसका डिस्कस करना है, ठीक है। फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ये जो थे ये महत्वपूर्ण नगर हैं। ये कला और विद्या के केंद्र बन गए थे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज वगैरह जो थे काफ़ी थे। लोग दूर दूर से एजुकेशन के लिए यहाँ पे आया करते थे, ठीक है। एजुकेशन हब बन चुका था, आप ऐसा मान लीजिए इसे। अब एक बार आप मैप में देखिए, ये है आपका यूरोप का मैप, ठीक है। यूरोप का अगर मैप देखते हैं तो यहाँ पे आपको रोम दिखाई दे रहा है, इटली यहाँ पे दिख रहा है, इटली के जस्ट नीचे आपको रोम दिख रहा है, इटली के जस्ट ऊपर आप आओगे तो फ्लोरेंस दिख रहा है,
फिर आपको बोलिनिया भी दिख रहा है, बोलिनिया के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बोलिनिया से ऊपर आते हो तो आपको यहाँ पे वेनिस दिख रहा है, और वेनिस के साथ में ही आपको यहाँ पे पादुआ दिख रहा है। तो ये सारे जो मैं यहाँ पे नाम पढ़ रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे हमें आगे डिस्कस करते रहना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अमीर लोग जो थे, जो अभिजात वर्ग था, वो कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता बन गए, क्योंकि जो कलाकार थे उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, लेखकों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। तो ठीक है, जितने भी अमीर लोग थे, अभिजात वर्ग थे, वो सब इनको सपोर्ट करने लगे। और मुद्रण का आविष्कार हो चुका था। मुद्रण का आविष्कार हुआ था तो दूर दराज के जो नगर थे वहाँ पे जो पुस्तकें छप रही थी या जो भी छपी हुई पुस्तकें थी वो आसानी से उपलब्ध होने लगी थी। तो जब लोग छपी छपाई पुस्तकें मिल रहे थे तो उसको पढ़ने लगे थे, उनके अंदर पढ़ने की आदत भी विकसित हो रही थी और नया ज्ञान भी वो प्राप्त कर पा रहे थे। फिर क्या होता है कि यूरोप में इतिहास की समझ विकसित हुई। लोग जो थे आधुनिक विश्व की तुलना जो है वो यूनानी और रोमन जो प्राचीन दुनिया थी उससे करने लगे। यानी कि आज के समय, जिस समय ये लोग थे, ठीक है, आधुनिक विश्व में ये थे, उस समय को कंपेयर करने लग जाते हैं प्राचीन समय से, प्राचीन काल से, ठीक है। तो उसके बीच में इनके कहीं ना कहीं इतिहास के लिए इनकी समझ जो थी वो बढ़ रही थी। अब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म चुन सकता था। अगर हम आधुनिक काल से पहले मध्यकाल की तरफ जाएं तो वहाँ पे चर्च का दबदबा होता था, व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म नहीं चुन सकता था। लेकिन अब आधुनिक काल में क्या है, व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी मर्जी से अपना धर्म जो है उसको चुन सकता है। ऐसा माना जाता था प्रारंभ में, शुरू में, कि चर्च जो है वो पृथ्वी का केंद्र है। और इन विश्वासों को वैज्ञानिकों ने इस समय में गलत साबित कर दिया था। पहले क्या होता था, अगर हम बात करते हैं मध्यकाल में, तो मध्यकाल में चर्च का दबदबा होता था, जो पादरी होते थे उनका दबदबा होता था। कोई भी व्यक्ति चर्च के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, ईसाई धर्म के खिलाफ बोल नहीं सकता था, उसको सजा हो जाती थी, ठीक है। और जो पादरी लोग थे, जो बिशप वगैरह होते थे, उन्होंने ये खबरें फैला रखी थी कि जो चर्च होती है वो पृथ्वी का केंद्र होती है, यानी कि यहाँ पे चर्च है और बिल्कुल ये पृथ्वी के केंद्र बिंदु में होती है, ठीक है। ये अफवाह फैला रखी थी। अब क्या होता है, वैज्ञानिक खोज होती है और वैज्ञानिक खोज से तो पता लग जाता है भाई चर्च जो है वो पृथ्वी के केंद्र में नहीं है, ये तो गलत साबित कर दिया। अब वैज्ञानिक जो है वो सौर मंडल को समझने लगे, सौर मंडल का जो रहस्य है उसको समझने लगे, खगोल विद्या को समझने लगे, खगोल शास्त्र को समझने लगे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आने लगा था। यही हमको पढ़ना है कि किस प्रकार से मध्यकाल से निकल के यूरोप जो है आधुनिक काल में आता है और वहाँ पे क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसको हमें समझना है, ठीक है। अब देखिए, 14वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, आपको याद रखना है कि इस समय का जो यूरोप था उसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है, वो कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन से स्रोत हैं जिससे हमको इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यूरोप के इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे कि उस समय के जो दस्तावेज मिले, यानी कि जो उस समय डॉक्यूमेंट मिले हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट मिले हैं उससे हमको जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा उस समय में जो बुक्स मिली है, यानी कि जितनी भी किताबें मिलती थी, ठीक है, बुक्स से हमको जानकारी मिल जाती है। उस समय जो पेंटिंग मिलती है, चित्र मिलते हैं कहीं ना कहीं, उससे हमको जानकारी मिल जाती है। जो वहाँ पे स्कल्पचर वगैरह था, वहाँ की जो मूर्तियाँ वगैरह थी, उससे हमें जानकारी मिल जाती है। वहाँ के जो भवन हो गए, वहाँ पे जो वस्त्र हो गए, इन सब चीज़ों से अपने को जानकारी मिलती है। तो यूरोप के इतिहास की जानकारी के स्रोत अगर पूछें, वो भी आधुनिक काल के यूरोप के बारे में, तो जो डॉक्यूमेंट हैं, जो पुस्तकें हैं, जो चित्र हैं, जो मूर्तियां हैं, जो भवन है, इनसे अपने को पता लग जाता है, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। आगे चलते हैं। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, ये यूरोप और अमेरिका के जो अभिलेखागार हैं, ठीक है, या कला चित्रशालाएँ हैं, या जो वहाँ के म्यूजियम हैं, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अभी भी सुरक्षित करके उन्होंने इन सब चीज़ों को रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब समझना है आपको। देखिए क्या था, जब हम यूरोप के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, लेकिन हम इसको केवल 2 कैटेगरी में देखते हैं क्योंकि अपने लिए इतना ही जरूरी है, ठीक है, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? देखिए, मध्यकाल में क्या हुआ था, मध्यकाल में ऐसा माना जाता है कि कुछ समय तक तो बिल्कुल तहस नहस हो गया था सब कुछ, तो उसको अंधकार युग के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। इससे पहले जो रोमन साम्राज्य के जो चैप्टर था वहाँ पे भी हमने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि मध्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ खास,
कोई परिवर्तन नहीं होता है, चर्च का दबदबा रहता है, पादरियों का दबदबा रहता है, मनुष्य जो था स्वतंत्र नहीं था, उसके सामने बहुत तरह की समस्या थी। ये हमने पढ़ा था मध्यकाल में। लेकिन आधुनिक काल में वो इन सब समस्याओं से बाहर निकल गया। जैसे ही वो आधुनिक काल में आने लग जाता है तो कहीं ना कहीं, ठीक है, नए नए विकास होने लग जाते हैं, नए नए आविष्कार होने लग जाते हैं, ठीक है, नई खोज होने लग जाती है, वैज्ञानिक क्या क्रांति हो जाती है। और क्या परिवर्तन होते हैं इस समय में, कहीं ना कहीं चर्च का दबदबा खत्म हो जाता है, ठीक है, चर्च का दबदबा जो है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है, लोग स्वतंत्र हो गए, अपने अनुसार अपने धर्म को चुन सकते हैं। इसके अलावा मानवतावादी विचारधारा आती है, उसके कारण लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, ठीक है। फिर कुछ धर्म सुधार आंदोलन भी होते हैं जो कि आगे हमें पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में अपने को पढ़ना है। तो ये समझिए अंधकार युग में कोई डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुआ, लेकिन आधुनिक काल में ये सारे परिवर्तन हुए, इसीलिए इसको कहा जाता है पुनर्जागरण, यानी कि पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण पुनर्जन्म की तरह हुआ है, वापिस से सब कुछ यहाँ पे ठीक होने लगा, यूरोप का विकास होने लगा है, ठीक है। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा, ये शब्द जो है रेनेसा युग कहा जाता है इसको, वैसे तो रेनेसा शब्द का इस्तेमाल किया है। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तन को दिखाता है, ठीक है। रेनेसा जो है इस काल के सांस्कृतिक परिवर्तन को दिखा रहा है कि किस प्रकार से यूरोप में कल्चरल चेंजेस यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन जो थे वो हुए थे, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल एक एक लाइन एकदम आसान है, आपको अच्छे से समझते हुए जाना है। आगे देखिए, 1860 में क्या होता है, बर्कहार्ट जो थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। ये जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक में इन्होंने लोगों का ध्यान किस चीज की तरफ ले गया, साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर इन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। किस लिटरेचर देखिए, वहाँ की जो आर्किटेक्ट था उसको देखिए, और जो पेंटिंग्स वगैरह थी उस पर इन्होंने उनका ध्यान ले गए लोगों का। इटली के जो नगर थे यहाँ पे किस प्रकार से एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी, इस पे भी ध्यान गया लोगों का। अब ये मानवतावादी संस्कृति क्या है, इसको अपने को समझना है, ठीक है। तो इस मानवतावादी संस्कृति को समझते हैं। देखिए, मानवतावादी क्या है, एक विचारधारा है जो धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोप में फैलनी शुरू हुई, इटली में हुई, और इटली के बाद अन्य जगह पे फैलने लगी यूरोप के देशों में। मानवतावादी संस्कृति जो है ना, ये नए विश्वास पे आधारित थी कि अब वो जो पुरानी रूढ़िवादिता है उसको छोड़िए, कुछ नया सीखिए, ठीक है। इसमें नया सीखने पे ध्यान दिया गया था। इसके अनुसार व्यक्ति जो है वो अपने बारे में खुद से फैसले ले सकता है, ठीक है, अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ होता है। यानी कि मानवतावादी विचारधारा ये कहती है कि मानव जो है वो सक्षम है, किस चीज में सक्षम है, एबल है, किस चीज में एबल है, अपने बारे में सोचने में। वो अपने बारे में सोच सकता है, अपने बारे में फैसला ले सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो अपने बारे में डिसाइड कर सकता है, और अपनी एक्सपर्टीज जो होती है, अपनी दक्षता जो होती है, उसको भी बढ़ाने में वो समर्थ है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, आधुनिक। यानी ऐसा व्यक्ति जो था वो आधुनिक था, मध्यकाल वाला नहीं था कि चर्च में दबा हुआ हो, चर्च की बात मानता हो। अब वो आधुनिक है, अब वो अपने बारे में सोच सकता है, ठीक है। लेकिन जो मध्यकालीन मानव था उस पर चर्च का नियंत्रण था, ठीक है। अब देखिए कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस चीज की खोज कर ली थी कि पृथ्वी जो है चर्च के केंद्र, चर्च जो है वो पृथ्वी के केंद्र में नहीं है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ठीक है। चर्च जो है वो पृथ्वी के केंद्र में नहीं है, इस चीज की खोज जो है वो वैज्ञानिकों ने कर ली, लेकिन वैज्ञानिक बोल नहीं पा रहे हैं। वो अगर बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है तो जो चर्च है वो नाराज हो जाएगी, पादरी नाराज हो जाएंगे, उन पे राजद्रोह का, ठीक है, मुकदमा हो जाएगा और उनको फांसी पे भी चढ़ाया जा सकता है। इतना खौफ होता था चर्च का। तो उस समय ये सब नहीं हो पाता था, लेकिन बाद के समय में सब कुछ साबित हो गया कि भाई जैसा जैसा कहा जाता था पादरियों के द्वारा वो सब नहीं है, ठीक है। तो यही आधुनिक मानव है, ऐसा ही व्यक्ति आधुनिक व्यक्ति है। इसके बाद टॉपिक है इटली के जो नगर हैं उसके पुनरुत्थान के बारे में देखते हैं कि इटली के नगर जो थे, जो एक समय था जब रोमन साम्राज्य होता था, उस समय काफी डेवलप थे। फिर रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, टूटने के बाद, इटली के जो नगर थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे थे, ठीक है। लेकिन वापस से उन नगरों का पुनरुत्थान होने लगा, वापस से वो ठीक होने लगे। तो उसको देखते हैं। देखिए, अगर पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद हम देखें तो इटली जो है वो राजनीतिक और सांस्कृतिक जो केंद्र थे उसका विनाश हो चुका था, कमजोर हो चुका था।
इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बट गया था, क्योंकि कमजोर था इसलिए कई सारे इसके टुकड़े हो चुके थे। इन्हीं परिवर्तनों ने इतावली मत का मतलब होता है इटालियन, ठीक है, जो इटालियन जो कल्चर था, इटालियन जो संस्कृति थी, कहीं ना कहीं इसको पुनरुत्थान में मदद करी। बाइजेंटाइन जो साम्राज्य था, ठीक है, इस साम्राज्य का इस्लामी देशों के साथ क्या होने लगा, व्यापार बढ़ने लगा। जब इनका आपस में हुआ व्यापार तो इटली को कहीं ना कहीं फायदा होने लगा, क्योंकि इटली से होते हुए ही व्यापार हो रहा था, ठीक है। तो इटली बीच में पड़ता था, व्यापार वहीं से होता था, तो इटली को उससे क्या होने लगा, फायदा होने लगा, क्योंकि इसके जो तटवर्ती बंदरगाह थे वो वापस से पुनर्जीवित हो गए और इटली को उसका लाभ हुआ। 12वीं शताब्दी में चीन का मंगोलों के साथ रेशम मार्ग से व्यापार जो था वो शुरू हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एक तरफ है मंगोल, ठीक है, दूसरी तरफ है चीन। अब इनके बीच में हो रहा है व्यापार, और व्यापार जिस रूट से हो रहा है, जिस जगह से हो रहा है, ठीक है, जिस जगह के जरिए हो रहा है उसको कहा जाता है रेशम मार्ग, या फिर इसको हम सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं। तो इस व्यापार की वजह से कहीं ना कहीं जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनके भी व्यापार को बढ़ावा मिला, इनको भी फायदा मिला। इसमें इटली के जो नगर थे उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और इटली को बहुत ज्यादा फायदा हुआ इनके व्यापार से। अब ये जो नगर थे ये शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में नहीं, जो कभी एक समय में रोमन साम्राज्य होता था, बहुत ताकतवर होता था, उसका एक अंग हुआ करता था इटली और ये रोम वगैरह, ठीक है, अब उसके रूप में नहीं, बल्कि ये स्वतंत्र नगर के राज्यों का एक समूह बन चुका था, सारे स्वतंत्र थे, ठीक है। नगरों में अगर हम बात करें फ्लोरेंस और वेनिस, तो ये गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर भी थे जिनका शासन जो था राजकुमार चलाया करते थे। तो अब ये सारे जो अलग अलग जो नगर बने हुए थे अब कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि व्यापार है, लाभ है, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। इसमें सर्वाधिक जो जीवंत शहरों में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है वेनिस का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेनिस, फ्लोरेंस, ये नाम दोनों याद रखना, ठीक है। तो सबसे जो बेहतरीन शहर माना जाता था वो वेनिस माना जाता था, और सेकंड नंबर पे आता था जिनेवा, ठीक है। नगर के जो धनी व्यापारी होते थे और जो महाजन लोग होते थे वो कहीं ना कहीं शासन में एक्टिव रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना लोगों में पनपने लगी, इनको लाभ होने लगा, ठीक है। आगे देखिए विश्वविद्यालय और मानवतावाद। यहाँ पे आपको समझना है कि विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ पे थे, उसके क्या फायदे हुए, और मानवतावाद की जो विचारधारा है किस प्रकार से विश्वविद्यालय के जरिए बाकी जगह पे, इन इंस्टीट्यूशन के जरिए बाकी लोगों में फैलने लगी थी। देखते हैं विश्वविद्यालय को समझते हैं। देखिए यूरोप में क्या था, सबसे पहले विश्वविद्यालय जो है इटली में स्थापित हुए। सबसे पहले विश्वविद्यालय यूरोप में कहाँ पे बना, इटली में। 11वीं शताब्दी से पादुआ और बेलोनिया, ये मैंने आपको मैप में दिखाया था स्टार्टिंग में, पादुआ और बेलोनिया विश्वविद्यालय जो थे ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। दोनों ही यूनिवर्सिटी फेमस थी। किस चीज़ के लिए फेमस थी, विधि शास्त्र के अध्ययन के लिए। अब ये विधि शास्त्र क्या होता है, यानी कि कानून का अध्ययन, ठीक है। यहाँ पे कानून का अध्ययन कराया जाता था, जैसे हमारे यहाँ पे एलएलबी कोर्स होता है जिसमें कानून के बारे में पढ़ा जाता है, इसी तरीके से वो वहाँ का एलएलबी का यूनिवर्सिटी है, ऐसा मान लीजिए। यानी पादुआ और बेलोनिया में क्या फेमस था, यहाँ का विधि शास्त्र का अध्ययन जो था वो फेमस था। नगरों में क्या होता था, मेनली जो मेन काम जो होता था नगरों में वो व्यापार का होता था, वाणिज्य से रिलेटेड होता था, ठीक है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनको जरूरत पड़ती थी, किस चीज़ की, वकीलों की जरूरत पड़ती थी, नोटरी की जरूरत पड़ती थी, और इसकी आवश्यकता ज़्यादा थी, यानी कि डिमांड ज़्यादा थी। इसीलिए जो कानून की पढ़ाई है उसमें स्कोप ज़्यादा था। तो लोग जो है वो क्या करते थे, कानून की पढ़ाई करते थे, और कानून की पढ़ाई जो थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी। जो वकील वगैरह होते थे वो नियमों को लिखते थे, उन नियमों की व्याख्या करते थे, उसको समझाते थे, एग्रीमेंट बनाया करते थे, यानी समझौते तैयार करते थे। इसलिए कानून का अध्ययन जो था यहाँ पे एक प्रिय विषय बन चुका था, और लोग कहीं ना कहीं इन विषयों को पढ़ा करते थे यहाँ पे। अब बात करेंगे मानवतावाद। अब यूनिवर्सिटी हमने पढ़ लिया, यहाँ पे हमको क्या पढ़ना था, विश्वविद्यालय और मानवतावाद। विश्वविद्यालय हमने पढ़ लिया जिसमें पादुआ और बेलोनिया पढ़ा। अब मानवतावाद देखते हैं किस प्रकार से विचारधारा विश्वविद्यालय के जरिए आने लगी थी। तो देखिए मानवतावाद का मतलब क्या होता है ये समझिए। पहले के समय में क्या होता था, मध्यकाल में
रूढ़िवादिता ज़्यादा थी, चर्च को ज़्यादा मानते थे, चर्च की ही चलती थी, नया सीखने पे ध्यान ही नहीं देते थे। चर्च ने बोल दिया कि पृथ्वी जो है उसके केंद्र में चर्च है, तो बस इस चीज़ को मान लो, ठीक है। इसको खोजने की जरूरत नहीं है, कोई आविष्कार कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, जो चर्च ने कह दिया वो मान लो, बस यही होता था। लेकिन इसके अपोजिट मानवतावाद कुछ सीखने की विचारधारा थी, ठीक है। तो देखिए मानवतावाद के अनुसार इस संसार में बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, यानी कि बहुत कुछ अभी हमने नहीं जाना है। और ये सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से, केवल चर्च और पादरियों से नहीं सीख सकते, ठीक है। इसी नई संस्कृति को ही 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का नाम दे दिया था, ठीक है। इसने क्या करा, इसने जो लोगों के मन में भ्रम था चर्च का, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया कि अगर आप कहीं ना कहीं धार्मिक शिक्षा लोगे तो धार्मिक शिक्षा से आपको फायदा नहीं होगा, आप इतना संसार में ज्ञान है आप उसके बारे में नहीं जान पाओगे। इसी विचारधारा को क्या बोला जाता है, मानवतावाद। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में देखें तो मानवतावादी जो शब्द है ये किसके लिए यूज होता था, देखिए ये याद रखिए, स्टार्टिंग में ये जो मानवतावादी शब्द है ये यूज किया जाता था टीचर्स के लिए। कौन से टीचर्स के लिए, ऐसे टीचर्स जो व्याकरण पढ़ाते हो, जो अलंकार पढ़ाते हो, ठीक है, जो कविता पढ़ाते हो, जो इतिहास पढ़ाते हो, जो नीति दर्शन पढ़ाते हो, ऐसे टीचर के लिए शब्द यूज किया जाता था मानवतावाद, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोरेंस विश्वविद्यालय। इसको मैं कहूंगा क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम के नजरिए से देखें तो यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फ्लोरेंस विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। 15वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो फ्लोरेंस विश्वविद्यालय जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये क्यों फेमस था, तो फेमस होने के पीछे रीज़न था दो व्यक्ति। इन दो व्यक्तियों के कारण ये फेमस था। वो व्यक्ति कौन है, एक है दांते अलिघियरी, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है आपको याद रखना है। दूसरा है जोटो। जोटो जो है वो है चित्रकार और दांते अलिघियरी जो है वो धर्म के ऊपर लिखा करता है, यानी वो लेखक है। देखिए ये जो थे ये किसी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, लेकिन इन्होंने जो भी लिखा वो कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड लिखा, ठीक है। धर्म धार्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी लिखा वो सारा धर्म के ऊपर लिखा, यानी कि इन्होंने अपनी कलम जो चलाई थी वो धार्मिक विषय पे चलाई थी, ठीक है। तो यानी ये लेखक है। इसके बाद जो जोटो हैं ये क्या है, ये चित्रकार हैं, यानी ये ऐसे चित्र बनाते हैं जो बिल्कुल जीते जागते लगते हैं, यानी एकदम सजीव लगते हैं। इनके जो बनाए चित्र थे ना वो पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। पहले के कलाकार क्या करते थे, सिंपल पेंटिंग कर देते थे, लेकिन ये जो चित्र बनाते थे बिल्कुल ओरिजिनल जीता जागता चित्र लगता था। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस जो है वो इटली का सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में फेमस हो चुका था, क्योंकि सब इटली में जब भी इटली की बात होती थी तो फ्लोरेंस को सभी पढ़ते थे, ठीक है, फ्लोरेंस को सभी जानते थे, यानी इतना फेमस हो गया था। कलात्मक कृतियों का सृजन का ये केंद्र बन चुका था, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्रेट चित्रकारी वगैरह ये सारी चीजें हुआ करती थी, तो ये बहुत ज्यादा क्या था, फेमस हो गया था। एक बार आप बहुत ध्यान से इस चित्रकारी को देखो, कैसी लग रही है आपको, बिल्कुल इस तरीके की सजीव चित्रकारी ये करा करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं रेनेसा व्यक्ति। जहां जहां पे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट उन चीजों को आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है। रेनेसा व्यक्ति ये आपके पेपर में आता है, पेपर में पूछा जाता है कि भाई रेनेसा व्यक्ति जो है वो कौन होता है, ठीक है, किसे रेनेसा व्यक्ति कहा जाता है। तो रेनेसा व्यक्ति ऐसा आदमी होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जिसका मल्टीपल क्षेत्रों में इंटरेस्ट हो, यानी कि बहुत सारी चीजों में उसका इंटरेस्ट हो और वो बहुत सारे उसके अंदर गुण हो, बहुत सारे क्या हो उसके अंदर गुण हो, ठीक है। इसको देखते हैं। तो रेनेसा व्यक्ति शब्द जो है ऐसे मनुष्य के लिए यूज किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हो, इंटरेस्ट हो और बहुत सारे उसके अंदर हुनर हो, टैलेंट हो, ठीक है, जिसमें वो महारत हो, एक्सपर्ट हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग ऐसे हुए हैं जिनकी बहुत सारी चीजों में रुचियां थी, अलग अलग चीजों में रुचियां होती थी, कई कलाओं के बारे में वो कुशल होते थे, एक्सपर्ट होते थे, स्किल्ड होते थे, सारी चीजों को वो जानते थे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते थे, रेनेसा कहते थे। इसके लिए आपको समझने के लिए एक बहुत अच्छा सा आसान सा उदाहरण ले रखा है। देखो एक ही व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति, वो विद्वान भी हो सकता है, यानी किसी चीज का वो ज्ञानी हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है, वो कूटनीतिज्ञ भी हो सकता है, वो धर्मशास्त्र का भी ज्ञानी हो सकता है, वो कलाकार भी हो सकता है। अब जब कोई एक ही व्यक्ति विद्वान भी है, कूटनीतिज्ञ भी है, धर्मशास्त्र का ज्ञानी भी है और कलाकार भी है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा,
रेनेसा व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, रेनेसा व्यक्ति कहलाएगा। तो ये सिंपल है बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी इतिहास को मानवतावादी लोगों ने किस नजरिए से देखा, इसको समझते हैं। देखिए, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, मध्य युग जो था इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आधुनिक काल को हम पढ़ रहे हैं। तो मानवतावादी जो हैं वो इस काल के हैं, वो इस काल की बुराई करते हैं, कहते हैं कि इस काल में क्या था, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, यानी कि यह अंधकार युग है, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मानवतावादी समझते थे कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हो जाता है। ऐसा मानते हैं कि रोमन साम्राज्य के बाद सब कुछ तहस नहस हो रहा था, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए अंधकार युग शुरू हो गया था। ठीक है, जिसको इन्होंने वापस से स्थापित करा है। किसने स्थापित करा है? मानवतावादियों ने, ऐसा वो मानते थे। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग जो है वो 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाला जो काल है उसके लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वापस से 15वीं शताब्दी से जो समय शुरू होता है इसको आधुनिक काल ही इन्होंने माना है। ठीक है, इससे पहले का इन्होंने मध्य युग में डाल दिया है, अंधकार युग में डाल दिया है। अब मानवतावादी और बाद के विद्वानों ने जो कालक्रम बताया है उसको एक बार समझते हैं। देखिए, ये तो क्लियर है आपको कि 15वीं शताब्दी के बाद जो है आधुनिक युग शुरू होता है, आधुनिक काल शुरू होता है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले का जो काल था इसको मध्य युग कहते हैं। मध्य युग को कई हिस्सों में बांट दिया है, जैसे 5 से 14 शताब्दी के काल को मध्य युग कहते हैं। इसमें अगर हम देखें 5 से 9वीं शताब्दी तक तो अंधकार युग था, जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, फिर 9वीं से 11वीं शताब्दी जो है इसको आरंभिक मध्य युग कहा गया है, और 11वीं से 14वीं शताब्दी को उत्तर मध्य युग कहा गया है। ठीक है, इसके बाद तो आधुनिक काल आ जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिए, अनेक इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पे सवाल उठा दिए, उन्होंने इसको माना ही नहीं, उन्होंने बोला कि ये सब गलत है। ठीक है, क्यों गलत है भाई? क्योंकि इतिहासकार ऐसा कह रहे हैं कि जो सांस्कृतिक समृद्धि या असमृद्धि इसको आधार बनाकर किसी भी काल को अंधकार युग नहीं बोल सकते। मान लो कि किसी काल में डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, तो क्या तुम अंधकार युग बोल दोगे? नहीं बोलेंगे, उसे गलत माना उन्होंने, यानी इतिहासकारों ने इस पे सवाल उठा दिए। ठीक है, कहा कि यह अनुचित है। अगला टॉपिक है विज्ञान और दर्शन में अरबी जो उनका क्या योगदान था, इसको देखते हैं। देखिए, 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के जो ग्रंथ थे उसका ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू करा था, क्योंकि जो वो विद्वान थे उनके ग्रंथों को इन्होंने पढ़ा था, उसका ट्रांसलेशन। इसको अरब के जो अनुवादक थे, यानी अरब के जो ट्रांसलेटर थे, उन्होंने इसको ट्रांसलेट करा था यूनानी ग्रंथों को, और इसके बाद बाहर के लोगों ने क्या करा था, इसको पढ़ा था। यूरोप के जो विद्वान थे वो यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादकों जो अनुवाद थे उसका अध्ययन कर रहे थे। जो यूनानी विद्वान थे वो अरबी और फारसी विद्वानों की जो कृति थी उसका अनुवाद करने में लगे हुए थे। ये ग्रंथ जो थे ये किस चीज पे थे? प्राकृतिक विज्ञान पे, गणित यानी मैथ पे, खगोल विज्ञान पे, ठीक है, औषधि विज्ञान पे, रसायन विज्ञान पे, इन सब चीजों पे जो ग्रंथ थे ये उसके अनुवाद में लगे हुए थे विद्वान। फिर इसके बाद टॉपिक आता है मुसलमान लेखकों का। जो मुसलमान लेखक थे जिन्हें इटालियन दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, यानी इतावली दुनिया में जिनको ज्ञानी माना जाता था, उसमें है इब्न सीना, ठीक है, अल रज्जी, इब्न रुशद, ये थोड़े नाम आपको याद रखने। अब सबसे पहले बात करते हैं इब्न सीना की। तो ये इटालियन दुनिया में ज्ञानी व्यक्ति माना जाता था, अरबी का हकीम होता था, ठीक है, इलाज वगैरह करता था। बुखारा के दार्शनिक के रूप में इसको जाना जाता था, यानी ये हकीम भी था, ये फिलोसफर भी था, दार्शनिक भी था, और एक विद्वान भी था, ज्ञानी भी था। यानी एक व्यक्ति जब कई सारे क्षेत्रों में उसका इंटरेस्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति को हम रेनेसा व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। फिर आता है अल रज्जी, ये आयुर्विज्ञान जो विश्वकोश था उसको इसने लिखा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है इब्न रुशद, ये स्पेन का अरबी दार्शनिक था जो बहुत ज़्यादा फेमस था। दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विचार, यानी फिलॉसफी और जो धर्म है, ठीक है, अध्यात्म, इसके बीच में जो तनाव था इसने अपने विचारों के जरिए, ठीक है, उस अपने ज्ञान के जरिए इस तनाव को सुलझाने का प्रयास किया। तो ये कुछ मुस्लिम लेखक थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब देखिए मानवतावादियों ने किस किस तरीके से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। तो मानवतावादी जो थे अपनी बातों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से पहुंचाने में लगे हुए थे। वो तो बिल्कुल लगे हुए थे अपने विचारों को पहुंचाने में। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने केवल विश्वविद्यालय में जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, उसमें चेंजेस नहीं करे, केवल उसके जरिए पढ़ाया नहीं, बल्कि उन्होंने और भी तरीका अपनाया, ठीक है।
क्या क्या तरीका अपनाया, कला के क्षेत्र में उन्होंने इसको अपनाया, पेंटिंग वगैरह, हर तरीके से इन्होंने मतलब नए विचार लोगों के दिमाग में डालने शुरू करे। और ये केवल इटली में नहीं बल्कि यूरोप के दूसरे देशों में भी होने लगा था। ठीक है, मानवतावादी जो विचारधारा थी वो फैलने लगी थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलाकार और यथार्थवाद, यानी कि कलाकार और यथार्थवाद जो है इसको देख लेते हैं। देखिए, लोगों के विचार को आकार देने के साधन जो है उसमें मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आप ये मत सोचना कि इन्होंने केवल बच्चों को किताबों में लिख के पढ़ा दिया, नए विचार उनके दिमाग में डाल दिए तो उनका काम बन गया। नहीं, मानवतावादियों ने बहुत सारे तरीके अपनाए। इन्होंने कला पे बहुत ध्यान दिया, कला के जरिए यानी पेंटिंग वगैरह के जरिए भी अपनी विचारधारा को फैलाया। वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट के नजरिए से, जो आर्किटेक्ट कौन होते हैं, वास्तुविद कौन होते हैं, जो घर बनाने का नक्शा वगैरह तैयार करते हैं, इसके जरिए इन्होंने अपने विचारों को आगे पहुंचाया। अपने ग्रंथों के में जो विचार थे उसके द्वारा भी अपनी जो मानवतावादी संस्कृति उसको फैलाया। पहले के कलाकार जो होते थे उनके द्वारा जो चित्र बनाए जाते थे उसके अध्ययन से जो नए कलाकार थे वो मोटिवेट हो रहे थे। ठीक है, उनसे मोटिवेट होकर ही वो क्या कर रहे थे, अपने चित्रकारी करने लगे थे। 1416 में क्या होता है कि दोनातल्लो, जो दोनातल्ले थे, इन्होंने मूर्तियां बनाई और वो ऐसी मूर्तियां थी जो बिल्कुल सजीव लगती थी, बिल्कुल जीवित लगती थी, ऐसा लगता था कितनी बढ़िया मूर्ति है। और यहाँ से इन्होंने एक नया परंपरा ही शुरू कर दी। फिर उसके बाद नर कंकाल, जो मनुष्य का कंकाल होता है, इसका अध्ययन करने के लिए जो कलाकार हैं उन्होंने आयुर्विज्ञान के जो कॉलेज होते थे वहाँ पे गए, उनकी प्रयोगशाला में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने नर कंकाल का अध्ययन करना शुरू करा। बेल्जियम मूल के ये जो व्यक्ति जिनका नाम है आंद्रियस वेसेलियस, ये पादुआ जो विश्वविद्यालय है यहाँ पे आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे, टीचर थे, ठीक है, लेक्चरर थे। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनुष्य के शरीर के अंदरूनी भागों को समझने के लिए चीड़ फाड़ शुरू कर दी, यानी शरीर को फाड़ के काट के, कोई मृत व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके शरीर को काट के अंदर की चीजों को समझना शुरू करा, यानी सूक्ष्म परीक्षण बहुत डिटेल में समझने के लिए उन्होंने ये काम शुरू करा था। रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार जो थे वो अपने आसपास की चीजों को अच्छे तरीके से समझने लगे थे। प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों में भी कहीं ना कहीं 3D लुक आने लगा था। अब वो जो ऐसे चित्र बनाने लगे थे जो 3D लगते थे, देखने में ऐसे लगते थे रियल में कोई चीज रखी हो। ठीक है, इसी समय में एक चीज शुरू हो जाती है, लेप चित्र, ऑयल पेंटिंग वगैरह शुरू हो जाती है। ठीक है, तेल के माध्यम से, ऑयल पेंटिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं जो चित्र है वो बनाए जाने लगे थे। तो अब जो पहले चित्र बनाए जाते थे वो उतने कलरफुल नहीं लगते थे जितना ऑयल पेंटिंग से लगते हैं, क्योंकि ऑयल पेंटिंग करोगे तो जो रंगीन लगेंगे, चटक लगेंगे, जो पहले नहीं होता था। इस तरह शरीर विज्ञान हो या रेखा गणित हो, भौतिकी हो या सौंदर्य की भावना हो, सभी चीजों में जो इटालियन जो कला थी उसको एक नया रूप मिला। इसी के बाद इसको यथार्थवाद के रूप में जाना जाने लगा था। ठीक है, तो देखो किस तरीके से यूरोप में कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो वास्तुविद का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, सब जगह पे कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं वास्तुकला का। वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट, इसमें क्या होता है, भवन निर्माण कला इसको कहा जाता है कि भवन कैसे निर्माण किया जाएगा, कैसी डिजाइनिंग बनाई जाएगी, गुंबद बनाई जाएगी या चौकोर बनाया जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाता है वास्तुकला के अंतर्गत। तो 15वीं शताब्दी में रोम नगर का भव्य रूप जो है वो कहीं ना कहीं पुनर्जीवित हो चुका था, वापस से बिल्कुल बढ़िया होने लगा था। जो रोम एक टाइम पे टूट रहा था, तहस नहस हो रहा था, वो धीरे धीरे अब सब कुछ पुनर्जीवित हो चुका है, ठीक होने लगा है। ठीक है, जो पुरातत्वविद हैं इन्होंने क्या करा, रोम के जो अवशेष थे, पुराने अवशेष, उसको बहुत अच्छी तरीके से उत्खनन करा, सावधानी से उसको संभाल के रखा और वास्तुकला की एक नई शैली यानी एक नया स्टाइल सामने आया। ठीक है, अब जो घर बनाए जाने लगे थे वो नए स्टाइल से बनाए जाने लगे थे, जिसको क्या कहा जाता था, शास्त्रीय शैली। ठीक है, यानी कि एक क्लासिकल जो स्टाइल आ गया था। ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इस समय में वास्तुकला की एक नई तकनीक आ गई थी जिसको शास्त्रीय शैली कहा जाता था। तो लोग इस समय में जो घर बनवा रहे थे वो इस नए तरीके से, नए डिजाइन से बनाने लगे थे। ठीक है, होता नहीं है कि जैसे पुराने घर देखोगे आप वो अलग तरीके के होते हैं, नए घर देखोगे वो अलग तरीके के होते हैं। तो लोग क्या चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि घर जो बने वो नए डिजाइन से बने। ठीक है, तो इन्होंने भी वही करा। जो पोप थे, जो धनी व्यापारी थे या जो अभिजात वर्ग के लोग थे,
इन्होंने क्या करा, ऐसे वास्तुविद लिए, ऐसे आर्किटेक्ट को बुलाया, ठीक है, अपने भवन को बनाने के लिए, जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित हों, जो इस नए तरीके से नए स्टाइल के घर बनाना जानते हों। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भी क्या करा, इन घरों को अपने लेप चित्र के द्वारा, मूर्ति के द्वारा खूब अच्छे से सजाना शुरू कर दिया, यानी उसका डेकोरेशन शुरू कर दिया। तो अब जो घर बनते थे वो बहुत सुंदर लगते थे। ये एक बहुत फेमस चित्र है, ये याद रखना है, कई बार पेपर में आ जाता है। तो देखिए, इनका नाम है माइकल एंजेलो बुआनोरोती, ठीक है, ये बड़ा सा नाम है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक चित्र बनाया था दी पाइटा नाम से। ये जो दी पाइटर नाम की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये जो मूर्ति है बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। फिर सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का जो डिजाइन था वो भी बनाया था। इसकी वजह से ये जो माइकल एंजेलो थे वो बहुत फेमस हुए और अमर हो गए। जब भी कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनका नाम आप जरूर पढ़ोगे। फिर एक वास्तुकार थे, ठीक है, फिलिपो ने क्या करा, इन्होंने फ्लोरेंस के जो भव्य गुंबद है, जो ये ड्यूमो आप देख रहे हो, उसको ड्यूमो कहा जाता है, इसका कहीं ना कहीं परिरूप प्रस्तुत किया था कि ऐसे हम बनाएंगे। और इसको, ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं अपना पेशा जो है एक मूर्तिकार के रूप में शुरू करा था, अपना करियर जो है एक मूर्तिकार के रूप में शुरू करा था, लेकिन बाद में वो एक वास्तुविद बन चुके थे और इस प्रकार की डिजाइनिंग जो है वो तैयार किया करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं प्रथम मुद्रित पुस्तकें, यानी कि एक ऐसा काल आता है, एक ऐसा समय आता है जब पुस्तकें जो हैं वो छपने लग जाती हैं। अब देखो, यूरोप में ये छपाई का काम शुरू नहीं हुआ, ये चाइना की तरफ से आया है। यानी कि चीन में क्या होता है, एक डेवलपमेंट हो जाता है जिसको कहते हैं मुद्रण तकनीक, यानी कि छपाई तकनीक, ठीक है। अब यूरोप के जो लोग हैं वो व्यापार वगैरह के लिए जाया करते हैं चीन की तरफ, मंगोल की तरफ। वहाँ पे जब गए तो उन्होंने देखा, यार यहाँ तो किताबें छपी हुई मिलती है, प्रिंटिंग मिलती है, और हम तो हाथ से लिखते हैं। उनको तब नॉलेज हुई इसके बारे में, ठीक है। तो जब से प्रथम मुद्रित पुस्तकें आई तो लोगों एक मतलब एक क्रांति आ गई। आप ऐसा मान लो कि पहले जो किताबें होती थी वो कैसी होती थी, नॉर्मल हाथ से लिखी होती थी जिसमें बहुत टाइम लगता था, लेकिन जब छपाई तकनीक आ जाती है तो सब कुछ क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इटली में क्या था, जो भी लिखा गया वो विदेशों तक पहुंचा। ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी तकनीक से हुआ, जिसको कहा जाता है मुद्रण तकनीक। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई थी जिसमें छपाई होने लगी थी, इसकी वजह से बहुत तेजी से ज्ञान जो था वो फैलने लगा था। इसका श्रेय जो है यूरोपीय लोग जो हैं वो किसको देते हैं, चाइनीज लोगों को, यानी मंगोल को और चाइनीज को देते हैं। क्यों? क्योंकि यूरोप के जो व्यापारी थे, जब वो राजनयिक के रूप में मंगोल शासकों के राज दरबार में जब अपनी यात्राओं के दौरान जाते थे, तब उनको पता लगा था यार कि चाइना और जो मंगोल साइड है वो तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, उसने किताबें छापनी शुरू कर दी और हम तो अभी तक हाथ से ही लिख रहे हैं। तब इनको पता लगा, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय जो है ये उनको देते हैं। सन 1455 में, अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना है, इस समय क्या होता है, जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग जो थे, इन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया और इनकी कार्यशाला जो थी इसमें इन्होंने बाइबल की जो पुस्तक है उसकी 150 कॉपी छापी थी, यानी कि 150 बाइबल बुक इन्होंने छाप दी। अब सोचो कि जितना समय एक किताब को लिखने में पहले लगता था, उतने समय में तो पता नहीं कितनी किताबें ये छाप देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होने लगा, ज्ञान जो है और तेजी से फैलने लगा। इससे पहले इतने ही समय में एक जो भिक्षु होता था वो बाइबल को केवल एक ही प्रति लिख पाता था, यानी जितने टाइम में वो एक किताब लिख पा रहा है, इतने टाइम में अब 150 किताबें छप जा रही हैं। तो सोचो कितना ज़्यादा काम जो था वो तेजी से होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी का विकास हो गया था। अब मुद्रित पुस्तकें आने लगी, तो मुद्रित पुस्तक आने के बाद समाज में इसका क्या प्रभाव हुआ, क्या इसके फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, क्या प्रभाव हुआ, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही मुद्रित पुस्तकें आ जाती हैं तो स्टूडेंट को फायदा हो गया। स्टूडेंट को फायदा क्या हो गया, अब जो पहले टीचर के द्वारा जो लेक्चर दिया जाता था, लेक्चर में जो नोट्स बनवाए जाते थे उस पे पहले स्टूडेंट निर्भर होते थे, लेकिन अब तो किताबें छप गई है तो अब उनको उनके नोट्स पे निर्भर नहीं रहना पड़ता, पहला फायदा। और क्या फायदा हुआ, अब विचार या मत या जानकारी जो है पहले की अपेक्षा में तेजी से प्रसारित हो रही है, क्योंकि अब तो किताबें छपने लगी है। एक किताब छप गई, नेक्स्ट डे वो 100 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी, नेक्स्ट डे और दूर पहुंच जाएगी, यानी कि ज्ञान तेजी से फैलने लगा। तो कहीं ना कहीं अब लाभ होने लगा, ठीक है। आगे देखो, विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी, यानी कि एक छपी हुई पुस्तक सैकड़ों स्टूडेंट के पास, सैकड़ों पाठक यानी जो पढ़ने वाले हैं उनके पास तुरंत पहुंच जाती थी। इससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। अब सोचो, ये एक नई टेक्नोलॉजी थी,
पहले लोग पढ़ते थे हाथ से लिखी हुई किताबें, हाथ से लिखने में कितना टाइम लगता था। अब क्या है, अब छपी हुई किताबें लगने लगी है, तो लोगों के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आ गई ना, उनका एक अलग एक्सपीरियंस हो गया है, उनको मजा आने लगा है, तो लोगों में कहीं ना कहीं पढ़ने की जो आदत थी वो विकसित होने लगी। फिर 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की जो मानवतावादी जो संस्कृति है वो आल्पस जो पर्वत है उससे और तेजी से फैलने लगी, और वहां पे भी छपी हुई जो पुस्तकें था उसका वितरण होने लगा, हर जगह छपी हुई पुस्तकें जो थी। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। देखिए क्या था इस समय में, मानवतावादी जो संस्कृति थी इसकी विशेषताओं में सबसे मेन जो था वो ये था कि मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण जो था इस समय कमजोर हो चुका था। मध्यकाल में हमने क्या पढ़ा था, चर्च का नियंत्रण बहुत ज्यादा था, पादरी जैसा चाहते थे मनुष्य को वैसा करना पड़ता था वरना उसे सजा हो जाती थी। लेकिन इस काल में ये सब खत्म हो गया था, मानवतावादियों ने इस सब चीजों को कहीं ना कहीं प्रमोट करा कि भाई धर्म वगैरह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, वैज्ञानिक खोज की भी अपने को जरूरत है, ये सब इन्होंने बताया। इटली के जो निवासी थे वो भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज्यादा आकृष्ट होते थे। उनको क्या चाहिए था इटली के निवासियों को, कि उनके पास भाई भौतिक संपत्ति होनी चाहिए, ठीक है, ताकत होनी चाहिए, गौरव होना चाहिए, इन सब चीजों की तरफ वो आकर्षित होते थे। वेनिस के मानवतावादी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है फ्रेंचेस्को, ठीक है, नाम याद रख पाओगे, फ्रेंचेस्को। इन्होंने अपनी एक पुस्तिका लिखी, उसमें इन्होंने एक संपत्ति का अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी खूब तरफदारी करी, यानी संपत्ति को ये बहुत ज्यादा क्या दे रहे हैं यहाँ पे, महत्व देते हैं। इसके बाद है लॉरेंज वल्ला, ठीक है, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है, लॉरेंजो वल्ला। ये ऐसा विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतः जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि इन्होंने इतिहास के अध्ययन को बहुत ज्यादा महत्व दिया। अगर इनके अनुसार व्यक्ति इतिहास का अध्ययन करता है तो वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है, ऐसा ये कहना चाह रहे थे। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है ऑन प्लेजर, इसमें इन्होंने भोग विलास पर लगाई गई जो ईसाई धर्म की निषेधता थी उसकी आलोचना करी, क्योंकि ईसाई धर्म ने कहीं ना कहीं भोग विलास वाली जिंदगी, भोग विलास का मतलब है एक लग्जरी लाइफ, ठीक है, एक लग्जरी लाइफ जीने पे कहीं ना कहीं रोक लगा रखी थी ईसाई धर्म ने। इन्होंने इसकी आलोचना करी कि ये सब गलत है, इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए, ठीक है, खुलापन लाने की कोशिश कर रहे थे मानवतावादी लोग, जिसका कभी चर्च विरोध करती थी। इस समय लोगों में अच्छे व्यवहार के प्रति दिलचस्पी थी कि अच्छा व्यवहार किया जाए, व्यक्ति को किस तरह से विनम्रता से बोलना चाहिए, बहुत प्यार से बोलना चाहिए, ठीक है, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे वो एक सभ्य व्यक्ति की तरह दिख सकता है, उसमें कैसे एक सभ्य व्यक्ति वो बन सकता है, इन सब चीज़ों पे लोग बहुत ध्यान दे रहे थे। अच्छे से व्यवहार करना, अच्छे से बोलना, अच्छे से विनम्र तरीके से बोलना, अच्छे कपड़े पहनना, एक अच्छा व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण होने लगी थी, ठीक है। यानी कि देखो कल्चर में कितना ज़्यादा इनके चेंज आ रहा है। मानवतावाद का मतलब यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन को रूप दे सकता है, यानी कि ये भी ये चाहते थे कि मनुष्य जो है केवल पैसे के पीछे, सत्ता के पीछे ना भागे, उसके अलावा भी जीवन में बहुत सारे सुख हैं वो उसकी तरफ जाए, ठीक है, अच्छी लाइफ जी सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक महिलाओं की आकांक्षाएं, महिलाओं के बारे में देखते हैं। तो देखिए वैयक्तिकता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया, ठीक है, फीमेल्स को दूर रखा गया। पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष की ही चलती थी, पुरुष सबसे मेन होता था, लड़कों को ही शिक्षा देते थे ये लोग, जिससे उनके बाद उनके खानदानी पैसे, जो खानदानी उनका जो प्रोफेशन चला रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो उनके बच्चे जिम्मेदारी निभा लें, यानी लड़कों को ज़्यादा यहाँ पे क्या दी जाती है, वैल्यू दी जाती है महिलाओं के मुकाबले। सार्वजनिक जीवन में देखें महिलाओं की भागीदारी जो थी वो बहुत कम होती थी, बहुत सीमित होती थी, उनको घर परिवार चलाने वाले के रूप में देखा जाता था कि महिला जो है वो घर परिवार चलाएगी, घर देखेगी, यही इसका काम होता था। दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुणी यानी नन बना दिया, नन का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। मान लो किसी लड़की की शादी होनी है, अब उसके माता पिता गरीब हैं, उतना पैसा दहेज का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, इतना पैसा इनके पास नहीं है, तो लड़की को नन बना दिया जाता था, ठीक है, भिक्षुणी बना दिया जाता था। विवाह में प्राप्त महिलाओं को दहेज, जो विवाहों में जो महिलाओं को जो दहेज मिलता महिलाओं का जो दहेज होता था उसको पुरुष जो होते थे वो अपने पारिवारिक कारोबार में लगा देते थे, ठीक है, यानी मान लो किसी पुरुष की शादी होती है उसको दहेज में पैसा मिलता है,
तो उस पैसे को वो अपने बिजनेस में लगा देते थे। महिलाओं को यह हक नहीं था कि पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई सलाह दे, ठीक है, महिला सलाह नहीं दे सकती थी, पति अपने हिसाब से अपना बिजनेस को चला सकता था। कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों के बीच में आपस में विवाह हो जाता था, यानी कि जो बिजनेस रिलेशन होते हैं उसको मजबूत करने के लिए दो परिवार आपस में क्या कर लेते थे, शादी कर लेते थे, उससे उनके बिजनेस रिलेशन भी अच्छे हो जाते थे। व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी। अगर हम बात करें बिजनेस वाले परिवारों में तो वहाँ पे उनकी जो स्थिति थी थोड़ी अलग होती थी। दुकान को चलाने में प्राय उनकी सहायता करती थी, ठीक है। जो व्यापारी परिवार हैं उसमें महिलाएं जो थी दुकान वगैरह चलाने में क्या करती थी, उनकी मदद किया करती थी, यानी यहाँ पे उनकी स्थिति थोड़ी सी अलग है। व्यापारी जो है वो व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की जो एज है वो कम है, यानी मान लो कोई व्यापारी है उसकी कम एज है और कम एज में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी जो है वो सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी, क्योंकि अब उसको ही सारी जिम्मेदारी निभानी होती थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उस काल की कुछ महिलाएं जो है वो बौद्धिक रूप से रचनात्मक थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मान लो, क्रिएटिव मान लो, ठीक है, ऐसी भी महिलाएं थी। इसमें नाम आ जाता है वेनिस निवासी हैं जिनका नाम है कसांद्रा फैदेले। ये थोड़े से ना नाम अंग्रेजों के नाम है, ये याद रखने में दिक्कत आती है, लेकिन आपको क्या करना है, फिर भी इसको थोड़ा समझते हुए चलना है, एक दो बार नाम लिख कर याद रखना है ताकि पेपर में आए तो आप कर दो। अब ये जो कसांद्रा फैदेले थी ये एक महिला थी। अब इसने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि महिलाओं को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है, उस समय के बारे में बता रही है कि उस समय क्या होता था, महिलाओं को शिक्षा ना तो कोई पुरस्कार देती थी, ठीक है, ना किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि हर महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। ये महिलाओं को कह रही है कि महिला को बेशक से शिक्षा कोई सम्मान नहीं दे रही, कोई पुरस्कार नहीं दे रही, लेकिन फिर भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। फेदेले का नाम जो है वो यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात होता था, ठीक है, और उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी पर्सनैलिटी होती थी ये महिला, क्योंकि उनको पादुआ यूनिवर्सिटी जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है उसमें बुलाया गया है लेक्चर देने के लिए, ठीक है, तो इसलिए क्या है ये एक विद्वान महिला है, आप ऐसा समझ सकते हो। दूसरा है मंटुआ की मर्चिसा ईसाबेला, ठीक है, दी इस्ते। ये थोड़े से नाम आपको याद रखने में बहुत दिक्कत आएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री में यही समस्या होती है, ये जो अंग्रेजों के नाम होते हैं ना बहुत मुश्किल होते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या करा, अपनी पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया, उनके जब पति नहीं थे तो उस समय में इन्होंने शासन किया। मंटुआ जो है एक छोटा राज्य था, छोटा सा, लेकिन उसका राज दरबार जो था वो बौद्धिक प्रतिभा के लिए फेमस था, क्योंकि वहां पे जो राज दरबार में जो लोग होते थे वो बहुत इंटेलिजेंट होते थे, ठीक है। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में भी अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्ता मिली थी, ठीक है, मिलनी चाहिए थी, और संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। उस काल की कुछ महिलाएं जो थी बौद्धिक रूप से काफी रचनात्मक होती थी, हमने स्टार्टिंग में देख लिया है। अब बात करते हैं ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, यानी ईसाई धर्म के अंतर्गत कुछ चर्चाएं होने लगी, वाद विवाद होने लगे, इसको देख लेते हैं। व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के जो नगर थे और राज दरबार के जो दूर दूर के जो देश थे उनसे कहीं ना कहीं इनका कांटेक्ट होने लगा था, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है। इटली आपने देखा स्टार्टिंग से एक बहुत अच्छी लोकेशन पे था, कहीं ना कहीं इसको फायदा होने लगा था व्यापार वगैरह से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूर दराज के देशों से भी इसका कांटेक्ट हो गया था। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप के जो विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ के अनेक विद्वान जो थे वो मानवतावादी विचारों की तरफ आकर्षित हुए। अब आप ये सोचो कि लोग मानवतावादी विचारों की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ नया है, नया सीखने पे धर्म देता है, लोगों को एक आज़ादी देता है, लिबरल सिस्टम आ गया है, अब चर्च की नहीं चलेगी, ठीक है, इसलिए लोग जो थे इस पे ज़्यादा आकर्षित हुए। यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया, जो चर्च के सदस्य थे वो भी इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उन्होंने ईसाइयों को अपने जो पुराने धर्म ग्रंथ थे उसमें जो बताए गए तौर तरीके थे, ठीक है, उससे धर्म का पालन करने का आह्वान किया, कि ये कहते थे कि भाई जो हमारे पुराने तौर तरीके हैं उससे अपने को चलना चाहिए।
इन्होंने अनावश्यक जो कर्म कांड थे उसको त्यागने की बात करी, कि जो इनको लगा कि जो चीज़ सही नहीं है, जो फालतू की चीज़ इनको लग रही थी, उसको इन्होंने छोड़ने की बात करी। उनकी यह कह के इन्होंने निंदा कर दी कि एक सरल धर्म में इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, बाद में ये चीज़ें जोड़ी गई है, वरना हमारा जो ईसाई धर्म है वो बहुत सरल था, बाद में ये जोड़ी गई इसलिए उसको हटा दो, ऐसा क्रिश्चियन कह रहे हैं यहाँ पे। वे एक दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास रखते थे और मानते थे कि उसने ईश्वर जो है उसने मनुष्य को बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की आज़ादी दी है, कि ईश्वर ने क्या करा, मनुष्य को बनाया और उसको छोड़ दिया, जा भाई अब अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकता है। वही ये भी मानते थे लोग कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी पड़ेगी, कोई बाद में कोई स्वर्ग वगैरह नहीं होता, यही जीवन है, इसी जीवन में आज के समय ही आपको अपनी खुशी ढूंढनी। ईसाई धर्म के नज़रिए में बदलाव, इसको देखते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे थे इनके नज़रिए में, इसको समझते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि ईसाई मानवतावादी जो हैं वो इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्मस, ठीक है, ये ऐसा मानते थे कि जो चर्च है ना एक लालची संस्था हो चुकी है, ठीक है, एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पे लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। क्योंकि चर्च क्या करती थी, सच में ऐसा ही करती थी, एक लालची संस्था थी, ठीक है, लोगों के साथ कहीं ना कहीं लूट खसोट कर रही थी, और इस चीज़ को इन दोनों व्यक्तियों ने अच्छे से समझ लिया था। इन्होंने कहा कि लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका है चर्च के पास पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज। ये होता क्या था कि पाप स्वीकारोक्ति नाम का एक दस्तावेज होता था जो कि चर्च इनको प्रोवाइड करती थी। उसके तहत ये कहा जाता था कि तुम ये ले लो हमसे, इससे तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था और ये किया जाता था, और इसी का विरोध जो है मानवतावादी लोगों ने किया था। यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में राजा जो हुआ करते थे, जो शासन करते थे, उन्होंने भी कहा कि ये जो चर्च है ये हमारे राजकाज के काम में दखल अंदाजी करती है, ठीक है। इस चीज़ को जो राजा थे वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि राजा भाई शासन चलाना चाहते थे, लेकिन चर्च क्या करती थी, उसमें दखल अंदाजी करती थी। और किसानों ने चर्च के द्वारा करों का विरोध करा। जो किसान थे उन पे चर्च क्या थी, मोटा टैक्स लगा देती थी। अब इनको खूब पैसा देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, इसकी वजह से इन्होंने क्या करा, इसका विरोध किया। मानवतावादी जो थे इन्होंने समाज को ये भी सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पे ये जो पादरियों का दावा है ना, ये कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है, असली नहीं है, बल्कि ये जो परवर्ती काल में पहले के समय में देखा जाए तो ये जाल साजी से तैयार किया गया था, ठीक है। क्या होता था कि ये जो पादरी होते थे इनका न्यायिक और वित्तीय जो संसाधन होते थे इस पे अपना दावा करते थे, तो इन्होंने कहा कि ये सब फर्जी तरीके से लाया गया है, ठीक है, जालसाजी वाले तरीके से लाया गया है, ये कुछ भी सही नहीं है, गलत है ये सब। इसके बाद होता है कुछ सुधार की शुरुआत, जिसमें आपका प्रोटेस्टेंट सुधार आता है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना। होता क्या है कि 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। इसने क्या करा, कैथोलिक जो चर्च थी उसके खिलाफ इसने एक अभियान छेड़ दिया और इसने ये दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए किसी भी पादरी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पादरी जो थे वो बिचौलिया बनते थे। किसके बीच में, एक तरफ है मनुष्य, ठीक है, दूसरी तरफ है ईश्वर यानी गॉड जिसको ये कहते थे, और बीच में होते थे पादरी। पादरी क्या करते थे, कहीं ना कहीं बिचौलिए की भूमिका निभाते थे और मनुष्य का कांटेक्ट ईश्वर से कराते थे, ऐसा इनका कहना था। तो ये जो मार्टिन लूथर था इसने क्लियर कह दिया कि ये जो पादरी है ना इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसने ऐसा कह दिया। लूथर को जो मानने वाले थे यानी इसके जो अनुयायी थे, जो इसके फॉलोवर थे, उनको आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूरा विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उनको एक अच्छा जीवन यानी एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है, मुक्ति दिला सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। यानी कि इन्होंने कहा कि किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है, आप अपना विश्वास जो है वो ईश्वर में बना के रखो, ठीक है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के नाम से जाना जाता है, इसको ये नाम दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी ये क्वेश्चन आए आपके पेपर में तो आपको मार्टिन लूथर के बारे में बता देना है कि उसने किस प्रकार से कैथोलिक चर्च का विरोध किया था और क्या उसने कहा था, वो सारी बातें आप बता सकते हो, ठीक है। जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पॉप तथा कैथोलिक चर्च से अपने जो रिलेशन थे, संबंध थे, वो समाप्त कर लिए। क्यों? क्योंकि इनको क्लियर पता लग गया था कि पूरे
यूरोप में धीरे धीरे चर्च के खिलाफ हो रहे हैं लोग, यानी ज़्यादातर जो लोग थे वो चर्च के खिलाफ होने लगे थे। ठीक है, ये आंदोलनकारी वगैरह सब उसके खिलाफ थे, तो इसलिए उन्होंने बाकी चर्चों से अपने रिलेशन जो थे वो ख़त्म कर लिए। व्यापारियों से समर्थन से सुधारकों की लोकप्रियता शहरों में अधिक थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में देखें तो कहीं ना कहीं कैथोलिक चर्च का अभी भी प्रभाव था। गांव के इलाकों में कहीं ना कहीं कैथोलिक चर्च का प्रभाव है, लेकिन शहरों में कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो कम होता जा रहा था। ठीक है, ये चीजें हो रही थी। आगे देखते हैं। यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च जो है इसने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दी। अब भाई देखो क्या होता है, यहाँ पे ये जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, ये जो चर्च का विरोध करते हैं, अब इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। जब चर्च ने देखा, चर्च के पादरियों ने देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने इनको कुछ छूट दी। तो यूरोप के ज़्यादातर क्षेत्र जो थे वहाँ, जैसे कि फ्रांस में जो कैथोलिक चर्च थी, उसने इनको अपने तरीके से जो अपनी पूजा पाठ है उसको करने के लिए छूट दे दी। इंग्लैंड के शासकों ने भी पॉप से अपने संबंध जो थे वो तोड़ लिए थे और खुद चर्च के प्रमुख बन गए थे, क्योंकि इनको पता लग गया था कि जो माहौल है ना पूरे यूरोप का वो इनके खिलाफ हो रहा है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या करा, इनसे अपने रिलेशन तोड़ के खुद ही चर्च के प्रमुख बन चुके थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कैथोलिक सुधार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चर्च ने देखा, जब पादरियों ने देखा, समझा कि माहौल जो है यूरोप में धीरे धीरे उनके खिलाफ हो रहा है, मार्टिन लूथर और अन्य लोग जो है वो कहीं ना कहीं इनका विरोध कर रहे हैं और ज़्यादातर जनता जो है वो उनके सपोर्ट में आ रही है, तो ऐसे चर्च ने सोचा कि क्यों ना हम अपने अंदर सुधार करें। तो चर्च ने स्वयं में सुधार करने का प्रारंभ कर दिया, शुरुआत कर दी। स्पेन और इटली में जो पादरी थे उन्होंने क्या करा, सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया कि हमें एक सिंपल जिंदगी बितानी है और गरीब लोगों की क्या करनी है, हमको सेवा करनी है, उनकी मदद करनी है। ठीक है, इस बात पे जोर देना शुरू करा। स्पेन में जो प्रोटेस्टेंट लोग थे इनसे संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस बनाई, क्योंकि देखो अब चर्च को तो समझ में आ गया था, पादरियों को समझ में आ गया था कि भाई ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, तो इन्होंने भी क्या करा, उनसे टक्कर लेने के लिए, कहीं ना कहीं उनसे संघर्ष करने के लिए एक संस्था बना ली जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ जीसस। ये संस्था जो थी इसकी स्थापना की थी और इसके अनुयायी जो थे, इसके फॉलोवर जो थे, इस संस्था को मानने वाले, वो जेसुइट कहलाते थे। ठीक है, ये ईसाई धर्म का प्रचार वगैरह करते थे और अन्य जगहों पे जाके शासकों से मिला करते थे, तो ये जेसुइट कहलाते थे। इनका जो ध्येय था वो निर्धनों की सेवा करना था, यानी जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना और दूसरी संस्कृति के बारे में अपने ज्ञान को ज़्यादा व्यापक बनाना, ये इनका क्या होता था, उद्देश्य होता था। ठीक है, नेक्स्ट है कोपरनिकस क्रांति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, इसके बारे में आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कोपरनिकस क्रांति पूछा जाता है। अब देखिए क्या होता है, ईसाइयों की प्राचीन धारणा, ईसाई पहले क्या मानते थे ये समझिए। ईसाइयों को यह विश्वास था कि पृथ्वी जो है वो पापों से भरी हुई है और पाप इतने ज़्यादा हो गए हैं, इस कारण क्या है, पृथ्वी जो है स्थिर है, यानी पृथ्वी घूमती नहीं है, पृथ्वी जो है स्थिर हो गई, यानी कि एक जगह पे क्या है, फिक्स हो चुकी है। ठीक है, क्यों फिक्स हो गई है, क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे लोग जो है वो पापी हैं और पाप करते हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। फिर क्या है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या सोच रहे हैं, ये कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो बीच में है, इसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी नहीं घूम रही, पृथ्वी तो फिक्स है, ग्रह घूम रहे हैं, ऐसा पहले ये मानते थे, पहले ईसाई ऐसा मानते थे, याद रखना पहले। ठीक है, फिर वैज्ञानिकों ने क्या करा, वैज्ञानिकों ने कुछ खोज करी और ये जो प्राचीन धारणा थी इसमें परिवर्तन कर दिए। कोपरनिकस ने घोषणा कर दी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी समेत सारे ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। इससे उसने अपनी जो पांडुलिपि थी, उसकी जो किताब थी द रिवोल्यूशनस में बताया था। इसमें क्या था, इसने ये बताया कि जो पृथ्वी है ये मान लो ये सन है। ठीक है, सन के चारों ओर क्या है, जो ग्रह वगैरह हैं, पृथ्वी वगैरह है, वो परिक्रमा करते हैं। ये बात कोपरनिकस ने बता दी थी, यानी जो पहले ईसाई धर्म में माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है, ये सब इन्होंने बकवास बता दिया और ये कह दिया कि ये नया कॉन्सेप्ट है और रियल में ऐसा ही होता है। फिर खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर जो थे, इन्होंने और गैलीलियो ने, इन्होंने अपने लेखों के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो अंतर था उसको समाप्त कर दिया। ठीक है,
केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री में, जो खगोलीय रहस्य की जो ग्रंथ था, इसमें कोपरनिकस का जो सूर्य केंद्रित जो सिद्धांत था, ठीक है, इसको लोकप्रिय बनाया, जिससे ये सिद्ध हो गया था कि सारे ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि इस तरीके से अंडाकार में, ठीक है, इसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्ताकार में आपस में घूमते रहते हैं इस तरीके से। आप एक बार मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। देखिए ये सन है, ठीक है, सन के चारों ओर जो ये पृथ्वी है और ग्रह है ये आपस में घूमते रहते हैं, इस तरीके से होता था। लेकिन जो पहले ईसाई थे वो ऐसा नहीं मानते थे, वो तो कहते थे भाई कि पृथ्वी तो स्थिर होती है, वो अलग बोलते थे। लेकिन बाद में ये साबित हो गया क्योंकि लोगों को इन रहस्यों के बारे में पता लग गया था। गैलीलियो ने क्या करा, इनका ग्रंथ था दी मोशन, इसमें इन्होंने गतिशील विश्व के सिद्धांतों की भी पुष्टि कर दी कि विश्व जो है वो गतिशील है। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था इसके साथ भी अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाई पे छू लिया। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हो गई है एक वैज्ञानिक क्रांति। अलग अलग वैज्ञानिक आए, चाहे वो कोपरनिकस हो, गैलीलियो हो, ठीक है, या फिर न्यूटन हो या फिर अन्य हो, सबने कुछ ना कुछ खोज करी और उसको बताया। अब इन्होंने जो बताया ना वो बिल्कुल चर्च के खिलाफ था। चर्च थोड़ी ना इन बातों को मानता था। चर्च ने तो ये भी कहा था, अगर आपको याद हो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चर्च तो ये मान रहा था कि पृथ्वी के केंद्र में चर्च होती है, यानी चर्च बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र में होती है, ऐसी ऐसी बातें करता था। लेकिन अब ये चर्च के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि चर्च का दबदबा जो था वो मध्यकाल तक था लेकिन आधुनिक काल में नहीं था, तो इसलिए ये सारी चीजें सामने आने लगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मांड का अध्ययन। गैलीलियो ने क्या करा, एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग, यानी जिस स्वर्ग का मार्ग हमको बताती है, ठीक है, वो ये नहीं बताती, उसके बारे में और आगे डिटेल में नहीं बताती, वो केवल इतना बताती है कि एक स्वर्ग है, ठीक है, उस पर जाना कैसे है, कैसे पहुंच सकते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं बताती है। तो इतना ही बता के छोड़ देती है। इन्हें कमेंट किया था इन्होंने, गैलीलियो ने, बाइबल के ऊपर। फिर क्या होता है कि इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन और प्रयोगों पे आधारित है, यानी ज्ञान जो हमें मिलता है ना वो विश्वास से नहीं आएगा कि किसी चीज को मानना किसी चीज पे, बल्कि उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, चीजों को प्रयोग करके देखने पड़ेंगे, तब जाके हमको नॉलेज होगी, ना कि हम किसी की रटी रटाई बातों को मान लें, ठीक है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया वैसे वैसे, ठीक है, भौतिकी में, रसायन शास्त्र में, जीव विज्ञान में, अनेक क्षेत्रों में बहुत सारे प्रयोग हुए, अन्वेषण किए गए और ज्ञान जो था वो बहुत तेजी से पनपने लगा, ठीक है। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया था, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि इस समय बहुत सारी खोज हो रही थी, इसी कारण इसको नाम क्या दे दिया गया, वैज्ञानिक क्रांति। इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। जो लोग साइंस और इन खोज के ऊपर विश्वास करते थे वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, ठीक है। 1670 में बनी पेरिस अकादमी, 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित एक रॉयल सोसाइटी, ये सब इसी से रिलेटेड है, सारी वैज्ञानिक संस्कृति से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, क्वेश्चन ये है। तो देखिए बर्कहार्ट ने 14वीं सदी में इस 14वीं सदी का जो काल था उसके लिए पुनर्जागरण शब्द का इस्तेमाल किया था। इंग्लैंड के जो पीटर बर्क हैं, ठीक है, ये हाल ही के लेखकों का सुझाव है इनका कि बर्कहार्ट का जो ये विचार था ये अतिशयोक्ति है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, ठीक है। बर्कहार्ट इस काल और इससे पहले के काल को फर्कों को कुछ बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, क्योंकि बर्कहार्ट ने क्या कहा था, अगर आपने देखा हो चैप्टर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इनका ये कहना था कि जो मध्यकाल है, ठीक है, इसको अंधकार युग कहते थे ये, क्योंकि इस समय में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, और कहीं ना कहीं सारी संस्कृति वगैरह खत्म होने लगी थी, चर्च का दबदबा होता था, लोग परेशान रहते थे, ठीक है। लेकिन आधुनिक काल में क्या होता है, वैज्ञानिक क्रांति हो जाती है, मानवतावादी विचार आने लग जाते हैं, लोग एजुकेटेड होने लग जाते हैं, नई नई खोज हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसने ये जो अंतर बताया है, इनका कहना है कि ये अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया था। ये कहना कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था और इसके विपरीत अंधकार जो युग था, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं मानते। यूरोपियों ने न केवल यूनानी और रोमन वासियों से
सीखा, बल्कि भारत से, अरब से, ईरान से और मध्य एशिया और चीन से भी इन्होंने क्या करा, ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे वो धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे थे। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है यहाँ पे सरकार के कार्य क्षेत्र से, ठीक है, औपचारिक धर्म से संबंधित था, और निजी क्षेत्र का मतलब है किसी व्यक्ति से, इंडिविजुअल से, ठीक है, उसका निजी धर्म या फिर उसके परिवार इससे रिलेटेड था। एक कलाकार किसी संघ का सदस्य मात्र ही नहीं होता था, बल्कि वो अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। ठीक है, केवल किसी संघ का सदस्य, किसी संस्था का सदस्य नहीं माना जाएगा, वो अपने टैलेंट की वजह से जाना जाता था। ये भी महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें।